साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और ओमान 10वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति JMMC के आयोजन के संबंध में। तो देखिए, संयुक्त सैन्य सहयोग समिति रक्षा क्षेत्र में जो है भारत और ओमान के लिए भागीदारी का शीर्ष मंच है। तो किसके मध्य में है? भारत और ओमान के मध्य में। यह दोनों पक्षों के बीच रक्षा आदान प्रदान के समग्र ढांचे को मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारत और ओमान के मध्य राजनयिक संबंध जो है ये वर्ष 1955 में स्थापित किए गए थे और वर्ष 2008 में इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में अपग्रेड किया गया है। यहाँ पर पहले हम लोग ओमान की स्थिति को देख लेते हैं मैप में। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये है आपका यहाँ पे अरबियन सी और ये है आपका ओमान, इसका पड़ोसी है यमन और इधर है सऊदी अरब और ये संयुक्त अरब अमीरात इसके पड़ोसी देशों में शामिल है। इसकी राजधानी आप देखेंगे तो ये मस्कट है और दुमकुम ये यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। आगे चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, भारत और इनके मध्य जो सामरिक संबंध है इनकी बात करें तो भारत ने सैन्य उपयोग और रसद समर्थन प्राप्त करने के लिए ओमान के दुकम बंदरगाह, जिसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर मैप में देखा, इस बंदरगाह तक पहुंच प्राप्त कर ली है। यह इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। ओमान जो है भारत का पश्चिम एशिया नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। वहीं यदि आर्थिक और वाणिज्यिक पक्ष की बात करें तो वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों देशों के मध्य 5.93 बिलियन डॉलर मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। ओमान के लिए भारत वर्ष 2019 में उसके आयात हेतु तीसरा सबसे बड़ा स्रोत था और साथ ही ओमान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार था। सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संपर्क की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मेसोपोटामिया के ग्रंथों के अनुसार ओमान को प्राचीन समय में मगन के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ओमान में 6 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला है वर्ष 2021 में 488 ऐसे कैदी थे जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। मतलब 2020 से इसमें परसेंटेज की जो बढ़ोतरी हुई है वो 21% की बढ़ोतरी हुई है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में मृत्युदंड की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या में वर्ष 2016 के बाद से सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वर्ष 2020 से लगभग 21% की बढ़ोतरी देखी गई है और यह संख्या 488 हो गई है। मृत्युदंड, जिसका ऑफिशियल नेम होता है कैपिटल पनिशमेंट, यह न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद एक व्यक्ति को दी जाने वाली मौत की सजा है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार विश्व के 142 देशों ने 142 देशों ने या तो कानून में या व्यवहार में मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। अब यदि हम मृत्युदंड के पक्ष में तर्कों की बात करें, मृत्युदंड क्यों देना चाहिए, तो पहला, प्रतिकार के दृष्टिकोण से। इसके अनुसार वास्तविक न्याय के लिए व्यक्तियों को उनके गलत कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है या उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए एक न्यायोचित तरीके से भुगता जाना चाहिए। दूसरा, निवारक प्रभाव। यह दंड उन संभावित हिंसक अपराधियों हेतु उपयुक्त है जिनके लिए कारावास का दंड पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है। तीसरा, संतुष्टि और प्रतिशोध। मृत्युदंड के पक्ष में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पीड़ितों के परिवारों को संतुष्टि प्रदान करता है। यह मृत्युदंड के विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें पहला है, मृत्युदंड जो है यह प्रतिकार की बजाय प्रतिशोध है। यह नैतिक रूप से एक संदिग्ध अवधारणा है। दूसरा, मानव जीवन को मूल्यवान माना जाता है। सबसे खराब स्थिति में भी अपराधियों को उनके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, मृत्युदंड से समाज में क्रूरता की प्रवृत्ति विकसित होती है। साथ ही यह राज्य के अपने नागरिकों के साथ संबंधों को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। मृत्युदंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय या जो प्रावधान भारत में है उनकी यदि बात करें तो पहला है, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 का वाद था ये। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दुर्लभ से भी दुर्लभतम अर्थात रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखिएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो मामला है, जो सिद्धांत है, ये किस वाद में आता है, तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980 के वाद में। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्लभतम अर्थात रेयरेस्ट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड केवल तब दिया जाना चाहिए जब कोई वैकल्पिक उपाय शेष न रहा हो।
अगला है केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 1989। कार्यपालिका की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ऐसा इसमें कहा गया। मतलब राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। तीसरा है भगवान दास बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2001 का मामला। ऑनर किलिंग के मामलों में मृत्युदंड पर विचार किया जा सकता है। अगला है शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014। यह मृत्युदंड के निष्पादन में देरी संबंधित है। और वहीं विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार आतंकवाद और युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आतंकवाद और युद्ध छेड़ने से संबंधित। आगे बात कर लेते हैं यूक्रेन संकट पर भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। तो भारत ने यूक्रेन और रूस के मध्य जारी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। भारत के अनुसार इसके लिए विवाद से प्रभावित क्षेत्र और उसके बाहर दीर्घकालिक शांति एवं स्थिरता हेतु निरंतर राजनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए। यूक्रेन और रूस दोनों पूर्व सोवियत राज्य हैं। दोनों देशों के मध्य वर्ष 2013 के अंत में तनाव में वृद्धि देखी गई। यह समझौते के दौरान उत्पन्न हुआ था। वर्ष 2014 में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में एक स्वायत्त प्रायद्वीप क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। अब पहले यहाँ पे जो यूक्रेन है इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो यहाँ मैप में आप देखेंगे ये आपका यूक्रेन है जिसकी राजधानी कीव है और ये क्रीमिया है, इसका प्रायद्वीप है जिस पर 2014 में रशिया के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। यदि इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो ये आपका रशिया है, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मालाडोवा, इस प्रकार से ये इसके पड़ोसी हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 देश इसके जो है पड़ोसी हैं। बुल्गारिया की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है और यहीं ये ब्लैक सी है और यहाँ पे ये एजोब सी है। अब आगे इसमें देखते हैं। अब वर्तमान में जो हालिया तनाव, ये तो 2014 की बात हुई। अब जो हालिया तनाव है उसका रीजन क्या है, तो दिसंबर 2021 में यह हालिया तनाव शुरू होता है। रूस ने यूक्रेन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन तथा नाटो में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसके अतिरिक्त उसने पूर्वी यूरोप में नाटो सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती घटाने की भी मांग की। इन मांगों को अमेरिका और नाटो के अन्य सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया था। यूक्रेन में रूस और पश्चिमी देशों के हितों की चर्चा करें तो यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। इस मुद्दे का चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए यूक्रेन जो है रूस और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण बफर राज्य का कार्य करता है। वहीं इस मुद्दे पर भारत के हितों की बात करें तो रूस के संबंध में भारत के हित को देखें तो भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा संबंध है। रूस भारत को 60 से 70% तक रक्षा उपकरणों एवं हथियारों की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त रूस जो है अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पश्चिम के साथ शत्रुता रूस को चीन के साथ गठजोड़ बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जो कि भारत के हित में नहीं है। वहीं अमेरिका और यूरोप के संबंध में बात करें तो चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत के सामरिक हितों के संबंध में दोनों भारत के अत्यधिक महत्वपूर्ण भागीदार रहते हैं। आगे बात करते हैं। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने मैरीटाइम इंडिया विजन MIV के तहत शुरू की विभिन्न हरित पहलों की प्रगति की समीक्षा की है। देखिए, पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया विजन MIV 2030 तैयार किया था। इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाना है। MIV अर्थात मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों श्रेणियों में 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश की योजना निर्मित की गई है। 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की यह जो मैरीटाइम इंडिया विजन है, इसके तहत एक हरित पत्तन पहल शुरू की गई है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी के लिए उपकरणों की खरीद, धूल रोधी प्रणालियों की खरीद, सीवेज या अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों की स्थापना आदि शामिल है। ये जो मैरी टाइम इंडिया विजन है, इसके जो प्रमुख विषय हैं, ये उनकी बात करें तो पहला, अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पत्तन अवसंरचना विकसित करना। दूसरा, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना। पोत निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्र में वैश्विक हिस्सेदारी
बढ़ाना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि करना, महासागरीय, तटीय और नदी क्रूज सेक्टर को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा सुरक्षित, संधारणीय और हरित समुद्री क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करना। अब यदि हम भारत के समुद्री क्षेत्र की बात करें तो देश के कुल व्यापार का 95% और व्यापार मूल्य का 65% समुद्री परिवहन के माध्यम से संचालित हो रहा है। तो ये फैक्ट कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा कि कुल व्यापार का 95% और व्यापार मूल्य का जो है 65% समुद्री परिवहन के माध्यम से संचालित हो रहा है। लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास कार्य जारी है। भारत पोत पुनर्चक्रण में द्वितीय स्थान पर और पोत निर्माण में 21वें स्थान पर, ध्यान रखिएगा, पोत पुनर्चक्रण में द्वितीय स्थान पर और पोत निर्माण में जो है 21वें स्थान पर। भारत को प्रशिक्षित कार्यबल की आपूर्ति करने वाले शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया गया है। अब ये जो मैरीटाइम इंडिया विजन है, इसके 2030 तक के जो प्रमुख लक्ष्य हैं, उन प्रमुख लक्ष्यों की बात करते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है और इसका लक्ष्य क्या है 2030 तक। तो पहला है 300 मिलियन टन प्रति वर्ष कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले प्रमुख पत्तन, मतलब इससे अधिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता वाले प्रमुख पत्तन कितने हैं? वर्तमान में एक भी नहीं है और 2030 तक इसको 3 लाना है, संख्या इसकी 3 करनी है। दूसरा, भारतीय पत्तनों द्वारा नियंत्रित भारतीय कार्गो ट्रांसशिपमेंट का परसेंटेज कितना है? वर्तमान में 25% है और इसे 2030 तक 75% से अधिक करना है। वहीं पीपीपी या अन्य ऑपरेटरों द्वारा प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो का परसेंटेज कितना है? तो वर्तमान में 51% है और 2030 तक इसे 85% से अधिक करना है। वहीं औसत पोत कंटेनर टर्न राउंड समय कितना है? अभी वर्तमान में इसमें 25 घंटे लगते हैं, इसको 20 घंटे से कम करना 2030 तक। कंटेनर के ठहरने का औसत समय वर्तमान में 55 घंटे है, 55 आवर है, इसको 40 घंटे से कम करना 2030 तक। वहीं औसत पोत दैनिक उत्पादन अर्थात सकल टन भार कितना है? वर्तमान में 16,500 है, इसे 30,000 से अधिक करना है। पोत निर्माण और पोत मरम्मत में वैश्विक रैंकिंग वर्तमान में भारत की 20+ है, मतलब 20 से अधिक देशों में ये शामिल है और वहीं इसको शीर्ष 10 में लेकर आना है 2030 तक। पोत पुनर्चक्रण में वैश्विक रैंकिंग वर्तमान में दूसरी है और इसे नंबर 1 पर लेकर के आना है। वार्षिक क्रूज यात्री वर्तमान में इनकी संख्या 4,68,000 है क्रूज यात्रियों की और इसको 15 लाख से अधिक करना है 2030 तक। विश्व भर में भारतीय नाविकों का परसेंटेज हिस्सा कितना है? प्रतिशत हिस्सा, ये वर्तमान में 12% है, इसे 2030 तक 20% से अधिक ले जाना है। वहीं प्रमुख पत्तनों पर नवीकरणीय ऊर्जा का परसेंटेज हिस्सा कितना है? वर्तमान में 10% से कम है, इसे 60% से अधिक 2030 तक ले जाना है। आगे चलते हैं। सरकार डिजिटल पहचान प्रमाणों आईडीज को जोड़ने की योजना पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य संघीय डिजिटल पहचान स्थापित करना, मतलब सारे जो डिजिटल पहचान है उनकी जगह पे एक डिजिटल पहचान की स्थापना करना है। इससे एक नागरिक के लिए आवश्यक डिजिटल पहचान की संख्या को अनुकूलित किया जा सकेगा। यह डिजिटल लेन देन के लिए विभिन्न उपभोक्ता पहचान डेटा को एक ही विशिष्ट आईडी में जोड़ने की योजना है, जैसे प्रमाणीकरण और KYC, अपने ग्राहक को जाने सेवाएं इत्यादि। वर्तमान में मंत्रालयों और राज्यों को एक ही नागरिक के लिए छात्र के रूप में शिक्षक, किसान, भूमि स्वामी, उद्यमी, बैंक के ग्राहक आज जैसे विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग पहचान पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहां पर आपका एक अलग आईडी होता है, बैंक का एक अलग आईडी होता है। यह प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 इंडिया 2.0 ढांचे का भाग है। इंडिया जो ये आपका इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर है, इस फ्रेमवर्क को वर्ष 2018 में अधिसूचित किया गया था। यह डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसमें व्यापक डिजिटल प्रणाली के विकास को सक्षम करने के लिए सिद्धांतों और ढांचागत पैटर्न का एक सेट शामिल है। यह सार्वजनिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। एक डिजिटल प्रणाली एक वितरित, अनुकूलित और मुक्त सामाजिक तकनीकी प्रणाली है। यह स्वगठन, मापनीयता और संधारणता के गुणों से युक्त है। इंडिया 2.0 ढांचे का उद्देश्य सरकारों और निजी क्षेत्र के उद्यमों को सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा डिजाइन करने में सक्षम बनाना है। ऐसे ढांचे एकीकृत सेवाओं के वितरण के लिए संगठनात्मक सीमाओं से परे हो सकते हैं। इंडिया ढांचे को अपनाने के लाभ क्या हैं? तो देखिए, पहला, अनेक चैनलों के माध्यम से एकीकृत सेवाएं प्रदान करके एकल सरकार का अनुभव, वन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस प्रदान करना। दूसरा, सेवाओं के वितरण की दक्षता में वृद्धि करना। तीसरा, विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता में सुधार करना। चौथा, सूचना तक आसान पहुंच के माध्यम से कर्मचारियों और एजेंसियों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही हैं, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 के संबंध में। तो देखिए, इसे आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह आसियान अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, जिसे आसियान कहते हैं, कि 10 देशों के दूरसंचार मंत्रियों की वार्षिक बैठक थी। तो यहां पर देखिए, ये जो आसियान के सदस्य हैं उनको आप यहां पर मैप में एक बार देख सकते हैं। ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। इसमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, यहां ध्यान रखिएगा कि लाओस जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये कुल 10 देश हैं जो आसियान के सदस्य हैं। इनके नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इस कार्य योजना में शामिल है, क्या शामिल है, तो पहला, नकली और चोरी किए गए मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से निपटना। दूसरा, राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस बनाना। तीसरा, क्षमता निर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना। आगे चलते हैं, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिवर्स रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ब्याज की दर है। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई में अपनी अतिरिक्त चलन निधि जमा करते हैं, तब आरबीआई इस दर का भुगतान करता है, मतलब तब आरबीआई उनको रिवर्स रेपो दर देता है। और जब जो दर आरबीआई लेता है उसे रेपो दर कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ यह है कि रिवर्स रेपो दर को 1 या 2 चरणों में बढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। यह वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई में अतिरिक्त धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार यह प्रणाली में से कुछ तरलता या चलन निधि को अवशोषित कर लेगा। जब बैंक जो है या वाणिज्यिक बैंक जो है आरबीआई में अपने पैसे को जमा करेंगे, तो उनके पास जो है लोन देने के लिए पैसे कम होंगे, मतलब मार्केट में तरलता कम हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरें भी समान रूप से बढ़ जाएंगी। इस प्रकार उपभोक्ताओं के बीच धन की मांग कम हो जाएगी, साथ ही व्यवसायों के लिए नए ऋण उधार लेना महंगा हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार में 678 मिलियन डॉलर की गिरावट आई है। मिलियन है, बिलियन नहीं, मिलियन डॉलर की गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करें तो यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित परिसंपत्तियां हैं। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। इसको जरूर याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। अब विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में क्या होती हैं? तो पूंजी बाजार में पूंजी प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारियां, इनको विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार, ये जो विशेष आहरण अधिकार है ये आईएमएफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले कृत्रिम मुद्रा साधन है। इसका मूल्य 5 मुद्राओं के एक समूह पर या बास्केट पर आधारित है। इनमें शामिल है यूएस डॉलर, जिसका भारांश जो होता है उच्चतम होता है, सबसे उच्चतम है। इसके बाद यूरो, चीन का युआन, एन, जापान का एन है, पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड का सबसे, पाउंड स्टर्लिंग का भारांश जो है सबसे कम है। ये 5 नाम याद रखिएगा, यूएसए डॉलर, यूरो, चीन का युआन, एन और पाउंड स्टर्लिंग। इसमें भारांश के कम होते हुए डायरेक्शन में इसको लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में रिजर्व की स्थिति, ये सभी चीजें जो है इसके तहत शामिल होती हैं। आगे बात कर लेते हैं सोशल कॉमर्स की। देखिए, सोशल कॉमर्स मॉडल के कारण देश भर में गैर पारंपरिक ई कॉमर्स कंपनियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। सोशल कॉमर्स का अर्थ सीधे सोशल मीडिया पर उत्पादों को बेचने की प्रक्रिया है। यह खरीदारों और पुनर्विक्रेताओं को आपस में जोड़ता है। लोग समग्र मांग के लिए सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर सूचीबद्ध उत्पादों में आमतौर पर एक गैर ब्रांडेड या कम प्रचलित ब्रांड शामिल होते हैं। इन उत्पादों को इन प्लेटफॉर्म से पुनर्विक्रेता खरीद लेते हैं। इसके बाद वे अपने सोशल चैनलों पर व्यक्तिगत ग्राहकों को बेच देते हैं। इसके अंतर्गत केवल न्यूनतम मात्रा में समग्र मांग के बाद ही निर्माण किया जाता है। आगे बात करते हैं बॉम्ब चक्रवात की। तो हाल ही में अमेरिका का पूर्वी तट बॉम्ब चक्रवात की चपेट में आ गया। बॉम्ब चक्रवात तेजी से शक्तिशाली होने वाले मौसम तंत्र के निर्माण से बनता है। इसे बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। बॉम्बोजेनेसिस तब होता है जब एक मध्य अक्षांश चक्रवात तेज गति से तीव्र होता है। इसमें 24 घंटों में वायुदाब लगभग 24 मिलीबार तक गिर जाता है। मिलीबार क्या होता है? 1 मिलीबार वायुमंडलीय दबाव की माप होती है। ऐसी से तब होती है जब एक ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि से टकराती है, जैसे कि गर्म समुद्र के जल के ऊपर की वायु। आगे बात कर लेते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, एवियन। तो कई रोगियों में कोविड उपरांत पैदा होने वाले
एवास्कुलर नेक्रोसिस का उपचार किया जा रहा है। एम्स ने इस पर एक अखिल भारतीय अध्ययन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आमतौर पर कोविड-19 से ठीक हुआ रोगी 4 से 5 महीनों के बाद इस एवियन लक्षणों का अनुभव करता है, अर्थात एवास्कुलर नेक्रोसिस का अनुभव करता है। इसे ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है। एवियन अर्थात एवास्कुलर नेक्रोसिस जो है यह हड्डी को रक्त की सीमित आपूर्ति के कारण होता है। इसके परिणाम स्वरूप हड्डियों का घनत्व और भार वहन क्षमता कम हो जाती है। यह जो एवियन है अर्थात एवास्कुलर नेक्रोसिस ये कोई नई बीमारी नहीं है। यह धूम्रपान, शराब और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े स्टेरॉयड के उपयोग के कारण भी होती है। आगे सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, तो बाबा इकबाल सिंह वे प्रख्यात शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके मूल्यों और आदर्शों की बात करें तो वे एक निस्वार्थ व्यक्ति थे। उन्होंने आजीवन मूल्य आधारित आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्रयास किए। उन्होंने अपना जीवन जाति, समुदाय और धर्म से निरपेक्ष सभी को सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने कलगीधर ट्रस्ट स्थापित किया था। यह ग्रामीण शिक्षा, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। यह जो इनका ट्रस्ट था, इन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों में, तो बुर्किना फासो जिसकी राजधानी ओगाडोंगू है। क्या है? ओगाडोंगू है। तो देखिए चर्चा में क्या होता है, हाल ही में बुर्किना फासो में सेना द्वारा सैन्य सत्ता परिवर्तन की घोषणा की गई। इसकी राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो यह पश्चिम अफ्रीका में, कहां पर? पश्चिम अफ्रीका में। यहाँ मैप पे आप देख सकते हैं पश्चिम अफ्रीका ये है। पश्चिम अफ्रीका में एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके पड़ोसी देशों में माली, नाइजर, बेनिन, कोटेडी आइवर, घाना और टोगो है। यहाँ मैप पे भी एक बार देख लीजिए। तो देखिए नाइजर, माली है, इसके अतिरिक्त कोटेडी आइवर है, घाना है, टोगो है, बेनिन है, ये इसके पड़ोसी हैं। यह एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है। इसने वर्ष 1960 में अपर वोल्टा गणराज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो सवाना वन यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो सवाना वन होते हैं। यह उत्तर में घासभूमि और दक्षिण में बिरल वन के रूप में मौजूद है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी है? ब्लैक वोल्टा। प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे सीमित है। यहाँ स्वर्ण, मैगजीन, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं होंडुरस की, जिसकी राजधानी टेगुशिगाल्पा है। टेगुशिगाल्पा यह चर्चा में इसलिए आया कि शियोमारा कास्त्रो ने होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो यह एक मध्य अमेरिकी देश है। इसके पश्चिम में आप देखेंगे तो ग्वाटेमाला है और अल सल्वाडोर है पश्चिम में, तथा दक्षिण एवं पूर्व में निकारागुआ है। प्रमुख जल निकाय इसके उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कैरिबियन सी है और इसके दक्षिण में प्रशांत महासागर है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका आकार लगभग त्रिकोणीय है। आप देख सकते हैं ये त्रिकोणीय टाइप का है। होंडुरस जो है मध्य अमेरिका में एक बैंड की तरह अवस्थित है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शेरो लॉस मिनाश है और जबकि प्रमुख नदियों में उलुआ, पटुका, कोको आदि हैं। आगे बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम की। तो देखिए टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही नडाल ने रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। राफेल नडाल जो है ने कुल जीते गए ग्रैंड स्लैम के मामले में रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उनको पीछे छोड़ दिया है। ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। ग्रैंड स्लैम होता क्या? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम शब्द एक ही कैलेंडर सीजन में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतने की उपलब्धि को संदर्भित करता है। इनमें शामिल है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन चैंपियनशिप। ग्रैंड स्लैम आमतौर पर इन 4 प्रमुख टूर्नामेंटों में से किसी एक को संबोधित करने के लिए अनुचित रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर इन चीजों की हमने बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।